आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। पूर्व मंत्री और बीआरएस के उप सदन नेता टी हरीश राव ने आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर महिलाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़कर ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जनता को गुमराह कर रही हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच अपवित्र गठबंधन अब बेनकाब हो गया है। उन्होंने इस बात की इशारा किया कि जहां एक तरफ बीजेपी के नेता कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा द्वारा आयोजित एक नाश्ते की बैठक में हिस्सा लिया। दोनों पार्टियों की मंशा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे सचमुच महिलाओं के लिए आरक्षण को लेकर गंभीर होते तो इस बिल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए था। आगे उन्होंने कहा कि इसे परिसीमन से जोड़ना सिर्फ न्याय में देरी करना है। दोनों पार्टियां नाटक कर रही हैं और महिलाओं को धोखा दे रही हैं। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि उसके प्रमुख एन रामचंद्र राव को आज घर में ही नजरबंद कर लिया गया। यह कदम तब उठाया गया जब उन्होंने कथित तौर पर संसद में महिला आरक्षण विधेयक को विफल करने के विरोध में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आवास पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था। तेलंगाना बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सीएम के आवास पर होने वाले विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए राव को नजरबंद रखा गया था। इसके साथ ही उसने पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें भी साझा की। राव ने कहा कि पाबंदियों के बावजूद भाजपा कांग्रेस पार्टी के रुख के खिलाफ अपने अभियान में पीछे नहीं हटेगी। महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को रोके रखने के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए रामचंद्र राव ने शुक्रवार रात को इसे काला दिन करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने महिलाओं के विधानसभाओं और लोकसभा में उनका उचित प्रतिनिधित्व देने से वंचित किया है। विरोध प्रदर्शन का आह्वान करते हुए भाजपा नेता ने तेलंगाना की महिलाओं से आग्रह किया है कि वे कांग्रेस नेताओं को भगा दें, क्योंकि पार्टी ने उनके साथ अन्याय किया है। लोकसभा में संशोधन बिल पास नहीं हो जाने पर कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि महिलाओं के बारे में सिर्फ वादे करने से कुछ नहीं होता, उनके कल्याण के लिए असल में काम करना जरूरी है। हमने कल संसद में यह अपनी आंखों से देखा। अगर यह सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक होता तो यह आसानी से पास हो जाता। देखिए, महिलाओं के ऊपर खाली वादा करने से कुछ होता नहीं है, उसके ऊपर काम भी करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा है कल भी तो पार्लियामेंट में जो विमेन बिल हुआ, अगर विमेन बिल होता तो शायद वो आराम से पास हो जाता। और उसके साथ में डिलिमिटेशन लगाना विदाउट सेंसेस, पुराने सेंसेस से करना, तो इसी वजह से वुमेन को वहाँ पे तकलीफ हुई। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो ऐसा नहीं होता। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि आप सोमवार को नया महिला आरक्षण बिल पेश कर सकते हैं। हम आपका समर्थन करेंगे, जैसा हमने 2023 में किया था, और इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे। हम आरक्षण को उत्तर प्रदेश से शुरू करके लागू कर सकते हैं। डेटा आसानी से उपलब्ध है। आप चुनाव आयोग से वोटिंग का डेटा और साथ ही जनसंख्या का डेटा भी ले सकते हैं। आज शनिवार है, कल रविवार, सोमवार के दिन नया कानून बनाओ महिला आरक्षण के लिए। पूरा इंडिया अलायंस को साथ में लेकर आके हम लोग मदद देंगे। जो 23 में हम लोग मदद किए, खुल के हम मदद देंगे। बाकी विपक्ष दलों को हम इकट्ठा कर देंगे। जो 543 लोकसभा सीटों में 1/3 181 महिला आरक्षण लागू कर दो। विभिन्न राज्यों में विधानसभा में भी 1/3 महिला आरक्षण लागू करने के लिए अब कानून बनाओ। सोमवार के दिन हम पास कर देंगे। सोमवार के बाद मंगलवार से हम इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीका बनाना है, 2027 उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा है, पहला उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण लागू कर देंगे। आपका नियत क्या है? कांग्रेस पार्टी का नियत क्या है? यहीं पर मैदान में देख लेंगे। 26 के बाद 27 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है। 1/3 रिजर्वेशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो भी राज्यों में चुनाव होने वाला है अगले साल, महिला आरक्षण लागू कर देंगे। आने वाले 2029 लोकसभा तक रोकने का कोई ज़रूरत नहीं है। सोमवार के दिन कानून पास कर लो, मंगलवार के दिन से ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने का आजकल डेटा रेडीली अवेलेबल है। वोटिंग डेटा भी रेडीली अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। पॉपुलेशन का भी रेडी है।
जैसा 543 है जैसा बाउंड्री से डीलिमिटेशन का भी कोई ज़रूरत नहीं है। 2011 का पॉपुलेशन पूरा तैयार है, 2009 में जो डीलिमिटेशन हुआ है उसी तरीक़ा से 181 1/3 ऑफ दी लोकसभा सीट और हर राज्य में जो विधानसभा के सीट है 1/3 2011 पॉपुलेशन लेके पूरा महिला रिजर्वेशन लागू किए तो 6 महीने में पूरा कार्रवाई खत्म हो जाएंगे। संविधान 131वां संशोधन विधेयक के लोकसभा में पास न हो पाने पर तेलंगाना जागृति के अध्यक्ष के कविता ने कहा कि कल का दिन भारतीय महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए आखिरकार संसद में महिला आरक्षण विधेयक को हार का सामना करने पर मजबूर कर दिया। यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि यह विधेयक पास नहीं होगा, बीजेपी ने इसे पेश किया। महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से क्यों जोड़ना चाहिए? उन्हें 2027 की जनगणना से पीछे हटकर 2011 की जनगणना पर वापस क्यों जाना पड़ा? उन्होंने इस विधेयक को चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों का फायदा उठाने के लिए पेश किया है। आगे उन्होंने कहा कि मैं इस देश की सभी महिला युवा से अपील करती हूं कि हमें किसी भी आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें खुद को सशक्त बनाने की जरूरत है। संविधान का 131वां संशोधन विधेयक के लोकसभा में पास न हो पाने पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि यह इंडिया गठबंधन के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि उन्होंने महिलाओं और पूरे देश को हरा दिया। हमारे लिए यह ऐतिहासिक था क्योंकि महिलाओं को पहली बार 33% आरक्षण मिलने वाला था। यह बहुत ही गलत हुआ। इंडिया अलायंस के लिए ये हिस्टोरिक है क्योंकि वो महिला का हराया, पूरे देश को हराया। हमारे लिए ये हिस्टोरिकल था क्योंकि महिलाओं को पहली बार 33% मिलेगा, राज्य का विधानसभा में एमएलए बन के आएगी, देश का पार्लियामेंट में एमपी बन के आएंगे। ऐसे हमारा आशा था, लक्ष्य था, ऐसा भावना था। उसको हराने का काम इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी जी का नेतृत्व में किया। ये बहुत बड़ा गलत किया क्योंकि हम दक्षिण भारतीय बार बार बोलते हैं दक्षिण भारत को अन्याय हो रहा है, दक्षिण भारत को अन्याय हो रहा है। ये बिल से डिलिमिटेशन और महिला का बिल से हमको ज्यादा सीट मिलता था, 50% ज्यादा मिलता था। उसको हराने का काम इंडिया अलायंस ने किया, डीएमके ने किया, कांग्रेस ने किया। संविधान विधेयक के लोकसभा में पास न हो पाने पर कर्नाटक विधान परिषद में विपक्षी नेता और बीजेपी नेता चलवादी ने कहा कि यह कोई असफलता नहीं है। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों ने मिलकर इस विधेयक को हरा दिया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन भी अपने ही गठबंधन की बहनों के पूरी तरह खिलाफ है। वे महिलाओं को कोई भी अवसर नहीं देना चाहते। यह हार मोदी सरकार की हार नहीं है। उन सभी ने मिलकर महिला विधेयक को इसलिए हराया क्योंकि वे इस देश की महिलाओं के खिलाफ है। पीएम मोदी अब चुप नहीं बैठेंगे। हम इसके बाद भी इस विधेयक को लाएंगे और अदालत भी इन सभी हरकतों पर नजर रख रही है। भविष्य में अदालत भी इस मामलों में दखल देगी ताकि इस देश में महिलाओं को सत्ता में उनका बराबर का हिस्सा मिल सके। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक के पारित न होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम महिला विरोधी नहीं हैं और हम लंबे समय से महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हमने 2023 के संशोधन का सर्वसम्मति से समर्थन किया और उसे पारित कराया। हालांकि उसी की आड़ में उन्होंने एक और संशोधन पेश कर दिया जिसमें उन्होंने परिसीमन का एक प्रावधान जोड़ दिया। इस तरह उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को आपस में मिला दिया। हम महिला विरोधी नहीं है और हम 1/3 महिला रिजर्वेशन के लिए पहले से कोशिश करते आए हैं, किए हैं और हमने 2023 का जो अमेंडमेंट था उसका पूरा यूनानिमसली सपोर्ट करके उसको हमने पारित किया, यानी पास किया। लेकिन उसके आज आड़ में दूसरा अमेंडमेंट लाकर उसमें उन्होंने डिलिमिटेशन का क्लॉज डालकर और ये महिला आरक्षण का और डिलिमिटेशन को एक जगह कर दिया। ये दोनों बिल एक जगह लाकर वो सत्ता हासिल करना चाहते थे कि सिंपल मेजॉरिटी से सदन में कोई भी डिलिमिटेशन का आगे कानून पास हो और वो बदल सके।
तो इसीलिए हमने ये कहा कि हमको तो हम पहले से आपको सपोर्ट कर रहे हैं 2023 बिल के तहत, वो पास भी हो गया। तो 543 जो मेंबर्स हैं उसी में आप कर दो ना। नेक्स्ट सेंसस कंप्लीट होने के बाद या जातिवार गणना कंप्लीट होने के बाद आप फिर नेक्स्ट इलेक्शन में आप पूरा कर सकते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यह दावा किया है कि कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी जी ने एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, बीजेपी की साजिश का शिकार बने हैं, क्योंकि वे उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में राजनीतिक रूप से लगातार आगे बढ़ रहे थे। यह हत्याकांड करीब 10 साल पुराना है और तब यह बड़ा राजनीतिक मामला बना था। बेंगलुरु की एक कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी नेता योगेश गौडर की हत्या के मामले में कुलकर्णी और 15 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को चुने हुए प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट्ट ने विनय कुलकर्णी और अन्य लोगों को आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिसमें आपराधिक साजिश और हत्या शामिल है। कोर्ट के फैसले के बाद शिवकुमार ने यह कहते हुए कि उन्हें कुलकर्णी पर भरोसा है और पूरा विश्वास है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्व मंत्री फैसले के खिलाफ अपील दायर करके कानूनी रूप से इस मामले को लड़ेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि केंद्र के लिए ये एक काला दिन है, क्योंकि उन्हें पहली बार एक जोरदार झटका लगा है जिसके वो हकदार थे। आज महिलाओं की मुश्किलें तेजी से बढ़ रही हैं, उनका संघर्ष भी बढ़ता जा रहा है। महिलाएं बेवकूफ़ नहीं है, वे सब कुछ देख रही हैं। अब वह पीआर और मीडिया का शोर शराबा काम नहीं आने वाला है। अगर आप सचमुच कुछ ठोस करना चाहते हैं तो उस बिल को वापस लाएं जो 2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था और जिसे सभी पार्टियों का समर्थन मिला था। किसी ने मुझे पूछा आते हुए कि ब्लैक डे है, आप ये सरकार कह रहे हैं कि ब्लैक डे है। ब्लैक डे इनके लिए इसलिए है क्योंकि पहली बार इनको धक्का लगा जो लगना चाहिए था। आज की महिलाओं की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, संघर्ष बढ़ रहा है। बेवकूफ़ नहीं है महिलाएं, सब कुछ देख रही हैं। वो पीआर मीडियाबाजी वो अब नहीं चलेगी। कुछ ठोस करना है तो आप 2023 में जो सर्वसहमति से जो विधेयक पास हुआ था, पारित हुआ था, सारे दलों ने उसका समर्थन किया था, उसको लाइए। उसमें अगर कुछ एकाध संशोधन करना है छोटा ताकि वो अभी लागू हो सकता है, करिए और उसको अभी लागू करिए। महिलाओं को हक दीजिए, अभी दीजिए, लेकिन उसको आप घुमाकर और दूसरी चीज़ों के साथ उसको अटैच करके आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। सीधी सी बात है, इसको अभी करिए, हम सब तैयार हैं। संविधान में 131वां संशोधन बिल के लोकसभा में पास न हो पाने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण वाला हिस्सा हमें पास कर देना चाहिए था, लेकिन परिसीमन वाला हिस्सा हमें पास नहीं करना चाहिए था। सरकार ने जानबूझकर इन सबको एक साथ जोड़ दिया, जो कि बहुत गलत था। जाहिर है वे इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि समझदार लोग जानते हैं कि असल खेल क्या था। यह एक राजनीतिक खेल था, यह बिल्कुल महिलाओं के लिए नहीं था और दुर्भाग्य से महिलाओं का इस्तेमाल बीजेपी के छोटे समय के राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा था। हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाला बिल तुरंत पास करने को तैयार हैं, इसमें और कोई देरी नहीं होनी चाहिए। कि हम महिला के विरोध नहीं है, महिला आरक्षण आज भी हम वोट से समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम विरोध किया कि इसको लेके आप डिलिमिटेशन को क्यों आप इंटेंगल कर रहे हैं। डिलिमिटेशन अलग बात है, उसमें बहुत गंभीर प्रश्न है जिसके ऊपर एक सीरियस चर्चा होनी चाहिए। इस किस्म के 2 दिन के सेशन में नहीं हो पाएगा। बड़े प्रश्न हैं जो देश के भविष्य के बारे में मेरे ख्याल में सोचने के लायक है। इसलिए महिला आरक्षण तुरंत कर दो, अलग कर दो, अभी के पार्लियामेंट में कर दो, और दूसरे विषय जो डिलिमिटेशन के हैं गंभीर चर्चा के बाद करेंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु में अपनी चुनावी मुहिम तेज करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। तिरुवल्लुर जिले के पुनेरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में हाल ही में लाया गया एक विधेयक तमिलनाडु की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश है। राहुल गांधी ने दावा किया कि जिस बिल को महिला आरक्षण के नाम पर पेश किया गया उसका असली मकसद परिसीमन के जरिए तमिलनाडु की लोकसभा सीटों को कम करना था। उन्होंने कहा कि यह कदम दक्षिणी और छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व को
कमज़ोर करने की एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी राज्य की पहचान को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने अपने संबोधन में भावनात्मक अंदाज में कहा कि भले ही उनका जन्म तमिलनाडु में नहीं हुआ, लेकिन वे खुद को राज्य के लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और राज्य की भावना को समझते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता राजीव गांधी ने तमिलनाडु के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत राज्यों का संघ है, सभी राज्यों को अपनी पहचान और भाषा बनाए रखने का एक हक है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह सरकार तमिल भाषा संस्कृति को मिटाना चाहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी राज्य की पहचान को दबाने की कोशिश संविधान के खिलाफ है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।